वेलकम बैक गाइस। तो आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसमें आप इमेजिन करो कि पूरी दुनिया के सारे लोग मर चुके हैं और उसमें आप ही अकेले बाकी हो, तो आप कैसे सरवाइव करोगे। आज हम आपको यही एक्सपीरियंस दिलाने वाले हैं। चलो भाई, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी मूवी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत एक स्कूल से होती है जहाँ की सिमोन नाम की लड़की अभी अपने प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ही एक्साइटेड होती है। उसने इस पर बहुत मेहनत जो की थी, लेकिन तभी उसका पिता फेडरिक स्कूल में आकर उसे अपने साथ ले जाता है। फेडरिक असल में एक मशहूर वैज्ञानिक है जो कि एपोलोन नाम की एक कंपनी में काम करता था, मगर वो आज अजीबोगरीब कारणों से घबराए हुए कहे जा रहा था कि जल्दी पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। जल्दी एक ऐसी बारिश होगी जिसकी बूंदें जिस किसी पर पड़ेंगी वो उसी वक्त ही मारा जाएगा। अब तक बाहर पूरे शहर में बादल छाने लगे थे, जिन्हें के देख फेडरिक सिमोन के अलावा अपनी पत्नी और बेटी को भी अपनी गाड़ी में बिठाकर एक सेफ जगह पर निकल जाता है। हालांकि फेडरिक की फैमिली में किसी को नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं और इसी हड़बड़ी के बीच उनके सामने वाले ट्रक से टक्कर भी हो जाती है। फेडरिक अपनी पत्नी को पैदल ही भागने को कहता है क्योंकि अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। उनके पीछे से एक और आदमी उन्हें देखकर उनके पीछे भागने लगता है। जल्दी वो भागते भागते जंगल के बीच एक बंकर तक आ पहुंचे थे जिसे कि फेडरिक की कंपनी एपोलोन ने ही बनाया था। जैसे ही वो सेफ बंकर में घुसे, बाहर बारिश होना शुरू हो जाती है। अंदर फेडरिक की फैमिली पूरी तरीके से सेफ होती है। हालांकि वो ये समझ जाते हैं कि इस बंकर को कई सालों तक रहने के लिए बनाया गया है, यानी कि बाद जो कुछ भी हो रहा है उसका फेडरिक और उसकी कंपनी को पहले से ही पता था। फेडरिक अपनी फैमिली को ये कहकर कि कुछ भी हो जाए तुम लोगों को बाहर नहीं निकलना है, वो खुद अपनी बार लैब में वापस जाएगा जहाँ से वो अपनी जान लगाकर इस चीज को रोकने की कोशिश करेगा। वो सिमोन को ये भी वार्निंग देता है कि उसका छोटा भाई इरेस्मस उनके लिए बहुत ही जरूरी है और सिमोन उसका ध्यान रखे। अब फेडरिक के जाने के बाद सिमोन अपना फोन चेक करती है और देखती है कि बाहर जो भी बारिश की बूंदों के नीचे आ रहे थे वो उसी वक्त ही मर जाते। ऐसा सिर्फ उनके यहाँ नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा था। हर पल लाखों लोग मरने लगते हैं। अब इसके बारे में उनकी माँ को तो कुछ पता ही नहीं होता, तो वो उन्हें उनके पिता के लौटने का इंतजार करने को कहती है क्योंकि वही है जो इस बारिश से जुड़ी हुई सच्चाई के बारे में बता सकते हैं। कि तभी उन्हें दरवाजे के बाहर से हेल्प मांगने की आवाज आती है। बच्चे को उनकी माँ चेतावनी भी देती है कि आप लोग दरवाजा ना खोलना क्योंकि फेडरिक के पास ऑलरेडी यहाँ का पासवर्ड था और अगर कोई और होगा तो वो बारिश की भीगने से वैसे ही मारा जाएगा। लेकिन वो दोनों बच्चे ऐसा नहीं सोचते और उनकी माँ के मना करने के बावजूद वो उनसे छुपकर दरवाजा खोल ही देते हैं। बाहर वही आदमी था जो कि ट्रैफिक में इनके पीछे आ गया था और वो अब बारिश में भीगा होने से मर रहा है। वो आदमी उस छोटे इरेस्मस को अपने पास खींचने लगता है जहाँ उनकी मॉम अपने बच्चों की जान बचाने के लिए अपने बच्चों को पीछे खींचकर खुद उस पर अटैक कर देती है। वो इससे खुद भी बारिश में आ गई थी और वो मरते हुए अपने बच्चों से कहती है कि तुम लोग दरवाजा बंद कर लो और दोबारा से इसे कभी ना खोलें। सिमोन और इरेस्मस जानते थे कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई और उनकी वजह से उनकी माँ की जान चली गई। अब उनके माता पिता थे नहीं, तो इसलिए सुमन ही अपने छोटे भाई का ध्यान रखने लगती है। इसके बीच ये रियलाइज करते हैं कि इस इलाके में ये बंकर अकेला नहीं बल्कि इस इलाके में आसपास और भी बंकर बनाए गए थे जिनमें एपोलोन कंपनी के और भी लोग छुपे होंगे। अब सिमोन उनसे कांटेक्ट करने लगती है मगर वो कॉल करने में नाकाम हो जाती है। एपोलोन हालांकि हार नहीं मानती और वो एक रेडियो से आने वाले कई दिनों तक आसपास सिग्नल भेजती रहती है और आखिरकार कई दिनों के बाद उसकी बात फिल्म नाम के एक टीनेजर से होती है जो कि किसी तरीके से बारिश से बचते हुए वो एक बेसमेंट में छुपा हुआ था। वो बताता भी है कि उसकी पूरी फैमिली मारी गई, आसपास सारे लोग मारे गए और फिर कुछ देर के बाद इन दोनों का कम्युनिकेशन टूट ही जाता है। सिमोन अपने भाई को यकीन दिलाती है कि जल्दी उनका पिता वापस लौट आएगा और वो फिर इस दुनिया को पहले जैसा बना देंगे। दोनों भाई बहन बर्कन में ही रहना शुरू करते हैं। उन्हें तो बस अपने पिता के लौटने का इंतजार करना था जब वो उन्हें आकर अच्छी खबर देंगे कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन उनका इंतजार बढ़ता ही गया। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदल गए। अब तक इन दोनों बहन भाइयों को इस बंकर में रहते हुए पूरे 6 साल बीत चुके थे। उनका पिता फेडरिक कभी वापस नहीं लौटा। वहीं सिमन अपनी माँ की मौत के बाद दोनों भाई बहन कभी आज तक बंकर से बाहर नहीं निकले। इरेस्मस भी अब बड़ा होकर अब बहुत ही गुस्से में रहने लगा है क्योंकि सिमोन उसे 6 सालों से कहती आ रही थी कि उनका पिता एक दिन जरूर न जरूर वापस लौटेगा। दोनों ने पिछले 6 सालों से बाहर दुनिया को तो छोड़ो सूरज की रोशनी तक नहीं
नहीं देखी। वहीं अब तक उनका खाना भी कम पड़ने लगा था क्योंकि वो बिना रोक टोक के खाना खाई जा रहे थे। और फाइनली सिमोन फैसला कर ही लेती है कि उन्हें अब बाहर निकलना ही पड़ेगा। हालांकि उसे अपने भाई की भी चिंता थी कि कहीं बार खतरा न हो, तो वो अपने भाई को सोते हुए छोड़कर एक प्रोटेक्टिव सूट पहनकर अपने बंकर से बाहर निकल जाती है। उनके बंकर का दरवाजा पूरे 6 साल के बाद खुल रहा था, जहाँ पर सिमोन सबसे पहले उसी जगह को निहारती है जहाँ पर उनकी मॉम मारी गई थी। और अब यहाँ पर उनकी मॉम की हड्डियां तक नहीं बची। हालांकि यहाँ पर कुछ जंगली जीव घूम रहे थे, यानी कि बाहर पूरी लाइफ फॉर्म खत्म नहीं हुई है। वो धीरे धीरे आगे चलते हुए शहर में जाने लगती है, जहाँ पर जगह जगह लोगों ने मैसेज लिखे हुए थे कि बचे हुए लोग एक हॉलवे में छुपे हुए हैं। सिमोन जल्दी से उसी हॉल की तरफ जाती है ताकि देख सके कितने लोग बाकी बचे हैं। लेकिन अब यहाँ पर भी सिर्फ बॉडी सी पड़ी थी। जो लोग शुरुआती बारिश से बच ही गए वो बाद में भूखे प्यासे ही मर गए। हर किसी के पास सिमोन की तरह भरा हुआ बंकर जो नहीं था। सिमोन समझ चुकी थी कि अब बाहर की दुनिया में बहुत ही कम लोग बचे हैं जो कि बारिश से बचते हुए खाना पानी ढूंढ पाए। अब अगली सुबह तक जब इरेस जागा तब तक सिमोन वापस आ चुकी थी और वो उसे अच्छी खबर देती है कि वो अकेले बाहर देखने गई थी, लेकिन उसे बाहर कोई जीवित सर्वाइवल नहीं मिला। और अब क्योंकि उनका खाना भी खत्म हो रहा है सो वो बाहर निकल सकते हैं। उन्हें बस ध्यान देना होगा कि वो बारिश की बूंदों से बचें। दोनों एक दिन के बाद बाहर जाने का फैसला करते हैं जब बंकर के बाहर सूरज की रोशनी खिली हो। लेकिन जब वो दोनों सो ही रहे थे कि अचानक बाहर से कोई इनके बंकर को सील करने लगता है, जिससे जल्द ही बंकर की सारी ऑक्सीजन खत्म ही हो गई। सो अब उन्हें अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकलना ही होगा। यहाँ पर बाहर कई सारे लोग इसी का ही इंतजार कर रहे थे। असल में कल रात सिमोन जब बाहर गई तब कुछ सर्वाइवल ने उन्हें देख लिया था और उसका पीछे करते हुए वो बंकर तक आ गए। वो इन दोनों को गन पॉइंट पर लेकर एक रूम में बंद कर देते हैं और जल्दी से बंकर में खाना ढूंढने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर तो इन दोनों ने पूरे 6 साल में लगभग सारा ही खाना खत्म कर दिया था, इसलिए ही तो ये दोनों बाहर निकले थे। वो गुस्से में दोनों सर्वाइवल इन दोनों बहन भाइयों को यहीं पर ही बंद करके जाने का फैसला करते हैं, यानी कि उनके जाते ही वो दोनों बहन भाई यहीं मारे जाएंगे। सो सिमोन अपनी जान बचाने के लिए उन सर्वाइवर्स के लीडर मार्टिन को बता देती है कि उनका ये बंकर अकेला नहीं बल्कि इसी के जैसे और भी बंकर मौजूद हैं और सिर्फ उन्हें ही आसपास के बंकर का रास्ता पता है। सो क्यों ना वो एक साथ चल के वहाँ से खाना ले लें। अब सर्वाइवल ग्रुप का लीडर मार्टिन दोनों भाई बहन को अपने साथ ग्रुप में शामिल कर लेता है और वो दोनों एक साथ वो दूसरे बंकर की तरफ जाने लगते हैं। मार्टिन पिछले 6 साल की सारी घटना रिवील करना शुरू कर देता है। उन्हें बताता है कि कैसे पूरी दुनिया के 90% लोग उसी वक्त ही मारे गए थे जब वो बारिश चालू हुई और बाकी के वो 9% भी आने वाले कई सालों में मारे जाने लगे क्योंकि लोग भूखे मरते हुए एक दूसरे को ही मारने लगे थे। इसीलिए ही मार्टिन का ग्रुप एक साथ मिलकर दूसरे लोगों से खाना पानी छीनते हैं और खुद की जान बचाते हैं। वहीं ऊपर से बारिश आते ही उन्हें सेफ जगह पर जाकर छुपना पड़ता है। अब ये दुनिया पहले जैसी नहीं बची। इंसान की दुश्मन वो सिर्फ बारिश ही नहीं बल्कि खुद बचे हुए इंसान भी हैं। सो उन्हें दूसरे इंसानों का ध्यान रखना होगा। मार्टिन उन्हें अपने ग्रुप के बारे में बताता है कि कैसे वो बारिश से पहले एक सोल्जर हुआ करता था मगर बारिश से वो सब मरने लगे और पूरी टीम में मार्टिन अकेला ही बचा। इसी दौरान छिपते हुए उसे पैट्रिक भी मिला। पैट्रिक को भी गन चलाने आती थी। सो उन दोनों ने एक साथ मिलकर खाना ढूंढने का फैसला किया। समय के साथ उन्हें 3 और मेंबर्स मिले और अब ये पांचों एक साथ मिलकर रहने लगे। वहीं ग्रुप की एक लड़की मार्टिन के साथ रिलेशनशिप में थी। अब प्रेजेंट में ये ग्रुप इन दोनों बहन भाइयों के साथ पूरे 7 लोगों का हो चुका है और अब ये सभी दूसरी बंकर की तरफ जा रहे थे। और तभी एरिस्मस जो कि पूरे 6 साल के बाद बाहर की दुनिया देख रहा था, वो मार्टिन के ग्रुप से बातें करते हुए बहुत ही खुश था कि उसे कम से कम बाहर की दुनिया तो दिखी। वो जंगलों को देख ही रहा था कि तभी उन्हें दूर से कुछ गाड़ियां आते हुए दिखाई देती हैं। सभी लोग जल्दी से छिप जाते हैं और मार्टिन दोनों बहन भाइयों को अलर्ट करता है कि ये हथियारों के साथ वाले लोग एक स्ट्रेंजर ग्रुप वाले लोग हैं जो कि आम सर्वाइवर्स को किडनैप करके उठा लेते हैं। सो उन्हें उनसे बच कर रहना होगा। आज भी वो दोनों एक लड़की के पीछे पड़े हुए थे। हमेशा की तरह मार्टिन अपने ग्रुप के साथ दूसरी तरफ जाने लगता है ताकि वो खुद सेफ रहें। मगर सिमोन कहती है कि उन्हें उस लड़की की जान बचानी चाहिए और वो बिना किसी की सुने उस लड़की की जान बचाने के लिए भागने लगती है। वहीं वो लड़की खुद गलती से पानी में गिर गई थी जो कि बारिश से इकट्ठा हुआ था, यानी कि वो अब तो वैसे ही मारी जाएगी। मार्टिन वो आप सभी के सामने उसे गोली मार देता है ताकि वो तड़पे ना। और यहाँ पर सिमोन और एरिस्मस को सबक मिल चुका था कि अब ये दुनिया वैसी नहीं बची जैसे पहले थी कि वो किसी और की मदद के लिए खुद को खतरे में डालें। अब ये ग्रुप पूरे दिन चलने के बाद रात को एक बिल्डिंग में रुकने का फैसला करते हैं और अब यहाँ पर
एरिस्मिस को वाटरप्रूफ जूते भी मिल गए जो कि इसके बहुत ही काम आएंगे। अब रात होने पर बाकी जब सो गए तो एरिस्मस अकेला उठकर देखता है कि बीएट्रिस लीडर मार्टिन के साथ अल्टीमेट हो रही थी। एरिस्मस इससे बहुत ही जेलस था क्योंकि उसे बेट्रिस अच्छी लगने लगी थी। अगले दिन सुबह होने पर वो सभी लोग दूसरी बंकर की तरफ जाने लगते हैं, जिस बीच एरिस्मस का पैर एक गड्ढे में चला गया जिसमें कि वही बारिश का पानी होता है। मार्टिन पहले ही गन निकाल लेता है ताकि एरिस्मस के बीमार होते ही वो उसे गोली मार दे, जबकि सिमोन उसे जल्दी से रोकती है क्योंकि एरिस्मस के जूते 100% वाटरप्रूफ थे। और कुछ देर के बाद प्रूफ भी हो गया कि एरिस्मस बिल्कुल सेफ है। वो सभी और आगे बढ़ते हुए फाइनली दूसरे बंकर तक पहुंच ही जाते हैं और यहाँ पर एरिस्मस को इस बंकर का पासवर्ड भी पता था। सो वो सभी लोग जल्दी से अंदर जाकर देखते हैं कि यहाँ पर तो कभी कोई सर्वाइवल आया ही नहीं, यानी कि यहाँ पर सारा खाना पानी अब तक सेफ है। हर कोई यहाँ पर बहुत ही खुश होता है कि इन्हें एक लंबे समय तक कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। वो सभी इसी बंकर में सेफ रहकर आराम से जिंदगी गुजार पाएंगे। मार्टिन के साथ ये सभी लोग ढंग से कोई खाना भी नहीं खा पाए थे। सभी लोग सीधा खाने पर टूट पड़ते हैं, लेकिन सिमोन को एक रूम से कुछ अलग ही मिलता है। उसे अपने पिता फेडरिक का फोन मिला था, लेकिन वो यहाँ पर कैसे पहुँचा? वो जल्दी अपने भाई एरिस्मस को सब बताती है, यानी कि उनका पिता उस बंकर से निकलने के बाद इस बंकर में आके छुप गया है। अब यहाँ पर फेडरिक के फोन में उसके बॉस की वीडियो मिलती है जो उन्हें अपने लैब में आने को जल्दी से कह रहे थे। वो सब खुश थे कि उनका प्लान काम कर गया, यानी कि 6 साल पहले जो कुछ भी हुआ, जितने भी लोग मारे गए, वो सब उस कंपनी ने ही करवाया था। और उनके पिता यहाँ से 6 साल पहले ही अपने लैब में चले गए। सिमोन ये सब कुछ अपने लीडर मार्टिन को दिखाती है और कहती है उन्हें भी अब यहाँ से उसके पिता की कंपनी में चला जाना चाहिए। क्या पता उन्होंने इस बारिश का एंटीडोट ही ढूंढ लिया हो, लेकिन मार्टिन इसके लिए तैयार नहीं होता। उसे तो उन्हें एक ठिकाना मिल चुका था, इस बंकर में सिक्योरिटी और खाना सब कुछ था, तो वो भला रिस्क लेकर दोबारा बाहर क्यों जाएंगे? बेशक उस लैब में उन्हें एंटीडोट ही क्यों न मिल जाए। सो सिमोन अपने भाई एरिस्मस के साथ अकेले ही बंकर से निकलकर जाने लगते हैं। वहीं पीछे बंकर में जब बाकी टीम को पता लगता है कि मार्टिन ने उन दोनों भाई बहन को अकेले ही जाने दिया कि बीएट्रिस और 2 और लोगों बिया और जीन के साथ उनके पीछे चली जाती है। क्या पता उन्हें उस लैब में कोई एंटीडोट मिल ही जाए और फिर उन्हें उस बारिश से बचने की कोई जरूरत नहीं। अब बंकर में सिर्फ मार्टिन और पैट्रिक ही बचे थे, जबकि बाद सिमोन और एरिस्मस बाकी लोगों से मिल ही गए। वो पांचों मिलकर बर्बाद हुए शहरों से गुजरते ही जा रहे थे। वो पांचों बहुत ही खुश थे कि वो इस एडवेंचरस जिंदगी को गुजार रहे हैं। अब तो उन्हें इस जर्नी में मजा आने लगा था क्योंकि अब उन्हें बचने की उम्मीद मिल चुकी थी। और अब वो इस शहर में रुक कर खाना ही खा रहे थे कि वो जीन के लिए पास ही ग्लास शॉप में ग्लासेस लेने जा रहे हैं, क्योंकि उसके पहले वाले चश्मे भागते हुए टूट चुके थे। लेकिन अब उनके जाते ही कुछ लुटेरे उन तीनों पर अटैक कर देते हैं। वो ऐसे सर्वाइवल थे जो कि बाकी सर्वाइवल्स का खाना लूट लेते हैं और उन्हें जान से मार देते हैं। और भागते भागते सिमोन, एट्रिस और एरिस्मस तीनों अलग हो जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं था कि वो शहर के किस हिस्से में भागे होंगे। तो वहीं अब तक बारिश का मौसम भी हो चला था, यानी कि उसे अभी जल्दी से शेल्टर लेना होगा। सिमोन को तभी एक बच्चा दिखाई देता है और वो उसके साथ उसके घर भाग आती है और वो उस बच्चे से बात कर ही रही थी। तभी उसके बच्चे का पिता डरते हुए उनके पास आ जाता है। सिमोन उन्हें यकीन दिलाती है कि मैं तुम लोगों के लिए कोई खतरा नहीं, और वो दोनों बाप बेटे को अपने से खाना भी दे देती है। लेकिन जब बारिश खत्म होते ही वो दोनों जा रहे थे तो सिमोन के दिए हुए खाने की वजह से लुटेरे दोनों पर टूट पड़ते हैं और उन्हें जान से मार देते हैं। सिमोन अंदर से रोते हुए कुछ नहीं कर पाती, उसकी खाने की वजह से वो दोनों मारे गए और वो बहुत ही बारे मन से पीछे वाले रास्ते से बचकर बाहर भाग रही थी ताकि वो लुटेरे उस तक ना पहुंच जाएं। वहीं बेट्रिस एरिस्मस के साथ अपने पुराने घर में जाती है, वो घर जहाँ पर पेट्रिस अपने पेरेंट के साथ रहा करती थी, मगर अब यहाँ पर तो उनकी बॉडी सी बची थी। बेट्रिस उन्हें देखकर बहुत ही दुखी होती है और एरिस्मस उसे शांत करता है कि अब वो उसके साथ है। वहीं जो कि अभी बारिश भी रुक चुकी थी, वो सब उसी जगह पर जाते हैं जहाँ से वो सभी लोग भागकर अलग हुए थे और फाइनली पांचों सभी मिल ही गए। लेकिन फिर भी एक लुटेरा सिमन का पीछे करते हुए उनके सामने आ गया और वो फिर एरिस्मस को चाकू की नोक पर ले लेता है। ये कह करके वो सभी लोग अपना सारा खाना पानी उसे दे दें कि तभी पीछे से मार्टिन और पैट्रिक अपनी गन के साथ वहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि बाद में उन्हें एहसास हो ही गया कि उन्हें अपने ग्रुप के साथ होना चाहिए। लेकिन गुस्से में वो लुटेरा एरिस्मस को चाकू मार के वहाँ से भाग जाता है। सिमोन जल्दी से अपने भाई को देखकर रोने लगती है कि अगले ही शहर में एक और बंकर है, सो उसे अपने भाई की जान बचाने के लिए उस बंकर में ले जाना होगा, क्योंकि बंकर में मेडिकल की सहूलत भी होती है। और वो फिर सभी लोग एरिस्मस को उठाते हुए बंकर की तरफ भागने लगते हैं और आखिरकार वो तीसरे बंकर तक पहुंच जाते हैं। मगर यहाँ पर तो सब कुछ बर्बाद पड़ा हुआ था। सिमोन अपने भाई का घाव देखकर समझ जाती है कि उन्हें बाहर किसी डॉक्टर
डॉक्टर को ढूंढना होगा वरना वो जिंदा नहीं बचेगा। वहीं बात जीन और ओलिया देखते हैं कि वहाँ से स्ट्रेंजर्स की गाड़ियां निकल रही हैं। सो मार्टिन कहता है कि सबसे पहले कि हम सभी उन स्ट्रेंजर से गाड़ियां छीनेंगे और फिर उन गाड़ियों से आगे वाले टाउन में चले जाएंगे। अब पूरे प्लान के मुताबिक सिमोन जानबूझकर शहर में घूमने लगती है और जैसा कि उन्होंने सोचा ही था एक ड्रोन उसका पीछा कर रहा था, जिससे सिमोन भागते हुए एक बिल्डिंग में आ जाती है और उसे वहाँ पर अकेला देख स्ट्रेंजर उसे पकड़ने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन यही तो मार्टिन का प्लान था, ये पीछे से अटैक करके उनको काबू कर लेते हैं और फिर उनके वेपन्स लेने के बाद मार्टिन उनसे पूछता भी है कि वो आखिर बाकी सर्वाइवल्स को क्यों पकड़ते हैं और कहाँ ले जाते हैं, लेकिन वो स्ट्रेंजर्स उन्हें कुछ भी बताने को राजी नहीं थे। इसी बीच जिन नोटिस करता है कि एक सोल्जर के हाथ में स्नेक का टैटू बना हुआ है, जिससे वो बहुत ही डर गया क्योंकि ये टैटू उसके पास से जुड़ा हुआ था, जिससे वो बहुत ही डर गया। अब मार्टिन उन तीनों स्ट्रेंजर्स को जान से मारने लगता है, मगर सिमोन मना कर देती है कि उन्हें तो बस उनकी गाड़ी ही चाहिए थी और मार्टिन को उन्हें जान से नहीं मारना चाहिए। अब मार्टिन सभी को गाड़ी में जाने को कहकर उसको वहीं पर वेट करने को कहता है और फिर उन्हें 3 गन शॉट्स सुनाई देते हैं। सभी को लगा कि मार्टिन ने उन तीनों को जान से मार दिया है और फिर वो सभी लोग गाड़ी लेकर अगले टाउन में निकल जाते हैं। इसी बीच जीन अपना पास्ट याद करता है। जब पहली बार वो बारिश हुई थी तब जीन एक फैमिली के साथ छिपकर रहता था, लेकिन फिर एक दिन उन्हीं स्ट्रेंजर्स की गाड़ियां उनके घर पर आ गईं। वो स्ट्रेंजर्स उनकी पूरी फैमिली को अपने साथ ले जाना चाहते थे और जब वहाँ के हेड ने उनको मना कर दिया तो उन्होंने उसे गोली मार दी। जिसने उन्हें गोली मारी थी उस स्ट्रेंजर के हाथ पर वही टैटू बना हुआ था, इसलिए पहले ही जीन उस टैटू को देखकर डर गया था। उसके बाद वो लोग उस बच्ची की माँ को लेकर जाने लगे और वहीं पर जीन उस बच्ची के साथ अंदर छिपा हुआ था और कहीं उनकी आवाज उन्हें ना आ जाए, इसलिए जीन उस बच्ची के मुंह पर कुछ ज्यादा ही तेजी से हाथ रख लेता है और जब उन सोल्जर्स के जाने के बाद उस बच्ची के मुंह से उसने हाथ हटाया तो उसे रियलाइज हुआ कि उसने गलती से उस बच्ची की जान ले ली है। उस घटना के बाद जीन कभी चैन से नहीं सो पाया। अब प्रेजेंट में ये ग्रुप एक डॉक्टर को ढूंढ ही लेते हैं और वो डॉक्टर को समझाकर कि वो बस अपने एक साथी का इलाज करवाने के लिए आए हैं और वो उसके बदले इतना सारा खाना भी दे देंगे। वो डॉक्टर इसके लिए मान ही गई, लेकिन जब वो डॉक्टर एरेस्मिस के गाँव को चेक कर रही थी कि सिमोन उसे गलती से रिवील कर देती है कि वो मशहूर साइंटिस्ट फेडरिक के बेटे हैं जो कि एपोलोन कंपनी के लिए काम करता था। अब ये सुनते ही डॉक्टर उन्हें झूठ बोल देती है कि उसे एरेस्मिस को अपने लैब में ले जाकर टेटनस का इंजेक्शन देना होगा और वो सिमोन और एरेस्मिस के साथ अकेले ही अपने साथ चलने को कहती है। यहाँ जाते हुए दोनों बहन भाइयों को शक हो रहा था कि एरेस्मिस के गाँव को उन्होंने सील ही दिए और उन्होंने उस पर दवा भी लगा दी, तो अभी ये इंजेक्शन क्यों चाहिए। और ये सब डॉक्टर उनके पिता के नाम जानने के बाद कर रही थी। अब जल्दी से डॉक्टर एरेस्मिस और सिमोन को बांधने के बाद रिवील कर देती है कि असल में उनकी पिता की वजह से ही पूरी दुनिया बर्बाद हुई और करोड़ों लोग मारे गए और उस वायरस को बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि उन्हीं का पिता फेडरिक होता है। इसलिए अब वो उनसे बदला लेने के लिए उन्हें जहर का इंजेक्शन दे देगी। दूसरी ओर इन सब से अनजान बाकी ग्रुप डॉक्टर के घर पर इंतजार कर ही रहे थे, तभी उन्हें बाहर से बहुत सारी स्ट्रेंजर्स की गाड़ियां आती हुई दिखाई देती हैं, जिनको वही स्नेक टैटू वाला सोल्जर दिखाई देता है जिसने पास्ट में उस बच्ची की फैमिली को मारा था। सो वो इस बार खुद बाहर जाकर उस टैटू वाले आदमी को जान से मार देता है। हालांकि फिर बाकी सोल्जर्स उसे पकड़ कर ले गए। तब भी मार्टिन अपने साथियों के साथ पीछे वाली रास्ते से भागने लगता है। वहीं लैब में वो डॉक्टर जहर वाला इंजेक्शन लगाने ही वाली थी कि आखिरी वक्त पर पैट्रिक अंदर जाकर डॉक्टर को जान से मार देता है और उन दोनों की जान बचा लेता है। अब वो सभी वहाँ से तो निकल गए, मगर उन्होंने अपने एक साथी जीन को खो दिया था। पैट्रिक गुस्से से मार्टिन को कहता है कि अगर उसने सिमोन की बात ना मानते हुए उन सभी को मार दिया होता तो आज उनका साथी जीन उनके साथ ही होता। अब आने वाले कई दिनों में ये ग्रुप लगातार जंगल के रास्ते से ही आगे बढ़ रहे होते हैं ताकि वो जल्द से जल्द एक मेन लैब तक पहुंच सकें। वो बीच बीच में रुकने के लिए अबेंडन घरों में रुक जाते। अब ऐसे ही आज सुबह जब मार्टिन कहता है कि उन्हें पास वाले बंकर से खाना लेकर आना चाहिए क्योंकि उनका ज्यादातर खाना उस डॉक्टर के पास ही रह गया था, तो आज ही एरेस्मिस कहता है कि वो इनके साथ चल नहीं पाएगा और अब वो यहीं पर रहकर रेस्ट करेगा। अब बाकी ग्रुप के लोगों के पूछने पर बैट्रिस को उसके पास सेफ्टी के लिए छोड़ दिया जाता है और इसके बाद बाकी सभी लोग बंकर के लिए बाहर निकल जाते हैं। एरेस्मिस उनके जाने के बाद रिवील भी करता है कि उसे बैट्रिस बहुत ही पसंद है, इसीलिए ही उसने बाकी सभी से झूठ बोला कि उसे चलने में प्रॉब्लम है। बैट्रिस भी इससे बहुत ही खुश थी क्योंकि उसे भी एरेस्मिस बहुत ही पसंद है और दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। वो इस बार अकेले होने से अल्टीमेट भी हो गए और एरेस्मिस के लिए ये पहली बार था। वहीं दूसरी ओर बाकी ग्रुप को उस बंकर में ढेर सारा खाना मिल गया था, लेकिन यहाँ पर उन्हें एपोलोन कंपनी की कुछ वीडियोस भी मिलती हैं
हैं जिनमें सिमोन के पिता लोगों पर टेस्ट कर रहे थे, वही वायरस जो के बाद पूरी दुनिया में फैला। और यहाँ से सिमोन को पक्का यकीन हो चुका था कि वो डॉक्टर सच बोल रही थी। उस एपोलोन कंपनी के लिए उसके पिता ने ही ये वायरस डेवलप किया था। लेकिन जब ये लोग बंकर से निकल ही रहे थे तभी सामने से एरेस्मिस बैटरी की बॉडी को लेकर आते हुए नजर आता है। वो रोते हुए रिवील करता है कि बैट्रिस एक ऐसे डॉग के पास चली गई जो कि बारिश के पानी से भीगा हुआ था, इसलिए वो खुद भी इन्फेक्टेड होकर मारी गई। अब सिमोन जल्दी से एरेस्मिस को बैट्रिस से दूर रहने को कहती है क्योंकि ऐसे तो वो खुद भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। लेकिन अब बैट्रिस के मरने के बाद एरेस्मिस खुद भी जीना नहीं चाहता था। उसे पहली बार लाइफ में कोई दोस्त मिली थी और अब वो भी मारी गई। और अब जब कुछ ही देर के बाद सभी लोग सोने चले गए तो एरेस्मिस खुद ही बाहर निकल जाता है। वहीं सब कुछ देर के बाद नोटिस करते हैं कि एरेस्मिस अब इस बंकर में नहीं है, जबकि एरेस्मिस अब खुद ही बाहर जाकर उन सोल्जर्स को वॉकी टॉकी पर रिवील कर देता है कि वो सभी लोग कहाँ छुपे हैं। वहीं पीछे सारा ग्रुप बैट्रिस को दफना रहे थे। उन्होंने अपने एक और साथी को खो दिया और सिमोन कहती है कि उन्हें एरेस्मिस को बचाना होगा, जो कि खुद से ही मरने के लिए सोल्जर्स के पास चला गया। और अब वो सभी लोग उन्हीं सोल्जर्स के ग्रुप पर अटैक करके एक सोल्जर को पकड़ लेते हैं। और मार्टिन स्ट्रेंजर की लीडर थॉमस को कहता है कि वो उन्हें उनके साथी एरेस्मिस को सौंप दे, इसके बदले उनके साथी को छोड़ देंगे। हालांकि एरेस्मिस जो कि स्ट्रेंजर की कैद में था वो तो अब जीने की उम्मीद ही खो चुका था। बैट्रिस जिससे उसे प्यार हुआ वो अब इस दुनिया में नहीं है, सो अब ये जीना नहीं चाहता। अब जब अगले दिन ये एक्सचेंज के लिए मिलते हैं तो स्ट्रेंजर्स का लीडर थॉमस रिवील करता है क्या वो अभी तक नहीं समझे, एरेस्मिस असल में उस वायरस से इम्यून है, इसलिए ही जब उसने बैट्रिस की बॉडी उठाई थी तो तब वो इन्फेक्टेड नहीं हुआ। अब सिमोन भी याद करती है कि पहले भी जब उसका पैर पानी में चला गया था और वो तब भी बच गया, यानी कि जब शुरू में उसका पिता जब उससे कह रहा था कि एरेस्मिस उनके लिए आगे जाकर बहुत जरूरी होगा, तब उनका कहने का मतलब था कि उन्होंने एक एंटीडोट एरेस्मिस की बॉडी में छोड़ दिया। अब प्रेजेंट में थॉमस कहता है कि एरेस्मिस इंसानी प्रजाति के लिए बहुत ही स्पेशल है और उसके ऊपर साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करके बारिश वाले पानी के लिए एंटीडोट बनाएंगे। अब मॉर्टन एक्सचेंज के लिए उस सोल्जर को भी ला चुका था, सो थॉमस एरेस्मिस को उन्हें सौंपना ही पड़ता है। सिमोन अपने भाई पर बहुत ही गुस्सा होती है क्योंकि वो अपनी जान देने के लिए भागा था, हालांकि वो अब भी जीना नहीं चाहता। अब वो एक सोल्जर से वायरस का इंजेक्शन लेकर खुद में इंजेक्ट कर देता है, लेकिन यहाँ पर थॉमस का मानना बिल्कुल सही था, एरेस्मिस को उस वायरस से कुछ नहीं होता। ग्रुप स्ट्रेंजर्स का साथ देने को राजी हो गया कि वो सभी एक साथ मिलकर एरेस्मिस को एक लैब में ले जाएंगे ताकि वहाँ से वैज्ञानिक एरेस्मिस के डीएनए का सैंपल लेकर एंटीडोट बना सकें। और वो सभी लोग काफी दूरी तय करने के बाद सभी लोग मेन लैब तक पहुँच जाते हैं, जिस सफर पर वो लोग कई हफ्तों पहले निकले थे। और फिर अपने कई साथियों को खोने के बाद वो यहाँ पर पहुँच ही गए। अब बाकी ग्रुप को बाहर रोकने को कहकर अंदर सिमोन और सिर्फ एरेस्मिस जाते हैं, जिनका अंदर और कोई नहीं बल्कि फेडरिक उनका पिता इंतजार कर रहा होता है। दोनों का वही पिता जो कि उन्हें 6 साल पहले छोड़कर चला गया था और फिर कभी वापस उनके पास नहीं आया। अब सिमोन फिर अपने पिता से पूछती भी है कि उन्होंने उन्हें वहाँ पर अकेला क्यों छोड़ा, वो उसके बाद वापस क्यों नहीं आए। अब फेडरिक उसे कुछ भी बता पाता उससे पहले ही एरेस्मिस को बेहोशी होने लगती है और उसे जल्दी से चेकअप के लिए ले जाया जाता है। फेडरिक सिमोन से कहता भी है कि वो उसे सब कुछ समझा देगा, मगर अभी उनके ऊपर कैमरा से नजर रखी जा रही है, सो वो अभी कुछ ना बोले। दूसरी ओर बाकी ग्रुप को दूसरी बिल्डिंग में रखा गया था और ये यहाँ पर देखकर हैरान हो जाती है कि उनका पहले वाला मेंबर जीन, जिसे सोल्जर्स ने पकड़ लिया था, वो भी यहाँ पर बिल्कुल सेफ है। जीन बाकी सभी लोगों से मिलकर बहुत ही खुश था। और अब कुछ देर के बाद सभी लोगों को खास किस्म की टेबलेट लेने को कहा जाता है। शुरू में मार्टिन इसके लिए मना भी करता है कि क्या पता इसमें क्या हो, मगर जब नर्स खुद एक टेबलेट लेकर उन्हें दिखाती है तो बाकी सब उसे खा ही लेते हैं। वहीं फेडरिक अपनी बेटी को अकेले में सब कुछ रिवील कर देता है कि वो क्यों उनके पास कभी वापस नहीं आ पाया। वो रिवील करता है जब उनकी कंपनी ने वो वायरस बनवाया था तो फ्रेडरिक ने उसका एंटीडोट अपने बेटी की बॉडी में छोड़ दिया था और अब वो एंटीडोट एरेस को बिना जान से मारे उसकी बॉडी से नहीं निकाला जा सकता, इसलिए ही उसने कंपनी से झूठ बोल दिया कि मेरी पूरी फैमिली मारी गई ताकि वो उसके बेटे तक ना पहुंच सके। वो एक रात उस बंकर में उन्हें देखने के लिए भी आया था जब वो दोनों सो रहे थे, मगर उसने उनके साथ कोई बात नहीं की क्योंकि तब वो कुछ नहीं समझ पाते। इसके अलावा उसने अपने साथी से झूठ भी बोला था कि अंदर कोई जिंदा नहीं है, हालांकि उसके साथी को शक हो गया था, जिसके बाद फेडरिक को अपने ही साथी को मारना पड़ा। अब फेडरिक एरेस्मिस को देखने के लिए उसके रूम में जाता है, लेकिन यहाँ पर तो सरप्राइजली सारे डॉक्टर इन्फेक्टेड होकर मर रहे थे। फेडरिक जल्दी से एरेस्मिस का डीएनए चेक करने लगता है और जो उसे पता चलता है वो तो बहुत ही खतरनाक था। वो जल्दी से पूरी बिल्डिंग
बिल्डिंग को लॉक करवा देता है ताकि कोई बाहर ना निकल सके। दरअसल जो वायरस एरेस्मस की बॉडी में था वो समय के साथ इवॉल्व हो गया और वो पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया। अब एरेस्मस खुद ही उस वायरस का सबसे बड़ा कैरियर बन गया। इसी कारण जो डॉक्टर एरेस्मस को ट्रीट कर रहे थे वो सब भी मारे गए। फेडरिक अपनी बेटी से कहता है कि वो अकेले ही अपने साथियों के साथ यहाँ से बाहर निकल जाए, लेकिन वो एरेस्मस को बाहर नहीं जाने देता। इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन सिमोन ऐसा नहीं करती, वो उल्टा अपने सारे टीम मेंबर्स को कह देती है कि वो कैसी भी करके उनकी मदद करे और उन्हें अभी एरेस्मस को बाहर निकलवाना होगा, वरना उसका पिता उसे जान से मार देगा। सिमोन अपने पिता के मना करने के बावजूद एरेस्मस को लेकर बाहर भागने लगती है, लेकिन आखिरी गेट में फेडरिक खुद गन लेकर आता है कि वो एरेस्मस को यहीं पर छोड़ दें। वहीं इसी बीच जब मार्टिन ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो फेडरिक उसे भी कंधे में गोली मार देता है। इसी बीच सिमोन गुस्से में अपने पिता पर टूट पड़ी और उसने उनसे गन भी छीन ली। तो वहीं अब तक पैट्रिक गाड़ी लेकर आ चुका होता है और वो सब उसी गाड़ी में बैठकर बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन अब लैब से बाहर आकर थॉमस उन्हें रिवील कर देता है कि वो सब इस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते और वो उन्हें इसकी वजह भी बताता है कि जो उन बाकी ग्रुप्स के मेंबर को टैबलेट दी गई थी उसकी वजह से इस सिटी की लिमिट से बाहर नहीं जा सकते, वरना वो सभी लोग मारे जाएंगे। उस टैबलेट के बहुत सारे नैनो सेल्स उनके ब्रेन में चले गए हैं और अगर उन्होंने इस बाउंड्री के बाद पांव रखा तो उनकी बॉडी में वायरस रिलीज हो जाएगा। अब सिमोन और एरेस्मस ऐसे लोग थे जिन्होंने वो टैबलेट नहीं ली, तो बाकी पूरा ग्रुप उन्हें अकेले ही भागने को कहता है। लेकिन सिमोन के अनुसार वो उन्हें पीछे नहीं छोड़ सकती और वो उन्हीं के साथ इसी एरिया में कहीं और छिप जाएंगे। वहीं दूसरी ओर एप्लॉन कंपनी में बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी जिसमें कंपनी का हेड रिवील करता है कि अब तक उनका प्लान पूरी तरीके से कामयाब रहा है और अब ये वायरस वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी थ्रिलिंग एंडिंग के साथ हमारी कहानी का एंड होता है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मिलते हैं ऐसी ही मजेदार मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।